Hello everyone. In today's lecture, we are going to see some factors related to issue of share. In the last lecture, we have covered IPO, FPO, and a right issue. So in this lecture, we will going ahead. So we are on page number 42 right now. The topic is issue of share, and we are going through various methods of issue of share. As you can see the chart is consist of 4 part A, B, C, D. Part A is regarding public offer. Part B is existing equity shareholders. Part C is for existing employees. Part D is for private placement. In the last lecture, we have already covered IPO, FPO, right issue, and we are going to start with bonus issue in this lecture. So let us revise what we have done in the last lecture. So first thing was public issue or public offer, you can say public offer of share. क्या डिस्कस किया था हमने? जब भी हम लोग पब्लिक ऑफर करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफरिंग. तो हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है और प्रोस्पेक्टस में हमको क्या देना पड़ता है? वी हैव टू गिव प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द शेयर. So there are two methods of giving this thing. First is fixed price issue method. What is fixed price issue method? क्या होता है ये? इसके अंदर जब हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, वी डिस्कस बोथ द थिंग. वी डिस्कस क्वांटिटी एज वेल एज प्राइस. हम दोनों चीज उसमें बताते हैं कि क्या क्वांटिटी, क्या नंबर ऑफ शेयर है जो हम लोग इशू करना चाह रहे हैं और पर शेयर प्राइस क्या है. वी आर टॉकिंग अबाउट इशू प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता होता है और उसके हिसाब से कंपनी शेयर इशू करती है. दूसरा टाइप क्या था? दूसरा टाइप हमने देखा बुक बिल्डिंग मेथड. बुक बिल्डिंग प्रोसेस फेमस किसके लिए? जहां पर भी कंपनी को, कॉर्पोरेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको डाउट है कि उनको प्राइस क्या रखना चाहिए या क्वांटिटी क्या होनी चाहिए. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज में डाउट है उनको, दे कैन गो फॉर बुक बिल्डिंग मेथड. बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स? बुक बिल्डिंग मेथड में हम एक्चुअल प्रोस्पेक्टस पहले इशू नहीं करते, पहले हम इशू करते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस. और ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? इंस्टेड ऑफ गिविंग अ कंफर्म प्राइस, वी गिव प्राइस बैंड. क्या देते हैं हम? प्राइस बैंड देते हैं. ठीक है, तो दिस इज आवर प्राइस बैंड, जिसके अंदर क्या होता है? एक फ्लोर प्राइस होता है और दूसरा कैप प्राइस रहता है. कैप प्राइस को क्या बोलते हैं? सीलिंग प्राइस. और जो सबसे लोवेस्ट प्राइस रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लोर प्राइस. तो इसमें होता क्या है? इसमें हम शेयर होल्डर को चांस देते हैं कि वो बिडिंग कर सके. बिडिंग इन द सेंस, वो ऑक्शन में जैसे बोली लगाई जाती है वैसे अपने हिसाब से जो परचेस करना चाहते हैं, जितनी क्वांटिटी परचेस करना चाहते हैं उसके हिसाब से वो क्या लगाएंगे? बोली लगाएंगे कि उनको क्या प्राइस प्रेफरेबल है. हमने एग्जांपल में लिया था, हमारा जो प्राइस है 50 रुपीज से 90 के बीच में, हमारा प्राइस बैंड क्या है? फ्लोर प्राइस क्या है? 50 और सीलिंग प्राइस क्या है? 90. तो इसके बीच में आप कोई भी प्राइस क्या कर सकते हो? बोली लगा सकते हो. अब इसमें होता क्या है? बहुत सारे इन्वेस्टर अपने अपने प्राइस के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से क्या करते हैं? वहां पर कोटेशन पुट करते हैं और उनको कुछ एप्लीकेशन मनी स्टार्टिंग में पे करना होता है. ठीक है, और जैसे ही हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग कौन से प्राइस को सिलेक्ट कर रहे हैं, उस प्राइस को हम क्या बना देते हैं? उसको हम बना देते हैं कट ऑफ प्राइस. तो ये पीरियड होता है 5 डेज का, जब हम ये चांस देते हैं इन्वेस्टर को कि वो लोग हमें अपनी बिडिंग बता सकें. बिडिंग बताने के बाद हम कट ऑफ प्राइस डिसाइड करते हैं और कट ऑफ प्राइस डिसाइड करने के बाद हम ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं मार्केट में विथ ओरिजिनल प्राइस, फिक्स्ड प्राइस. समझ में आया क्या? तो पहला कौन सा प्रोस्पेक्टस हमने इश्यू किया यहाँ पर? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस. कितने दिन का पीरियड रखा था? 5 डेज, ताकि लोग क्या कर सके? बिडिंग कर सके. हमें क्या पता चला? वी गॉट कट ऑफ प्राइस, मतलब हमें एक फिक्स प्राइस पता चला कि कौन सा प्राइस बेस्ट रहेगा हमारी कंपनी के लिए, हमारे शेयर के लिए. ये फिक्स प्राइस पे हम लोग क्या करते हैं? जो प्रोस्पेक्टस है वो मार्केट में इशू करते हैं सो दैट अदर्स कैन इन्वेस्ट. बराबर है? अच्छा, क्या ये बुक बिल्डिंग मेथड सभी को यूज करना कंपलसरी है? नहीं, सबके लिए नहीं. जिसको अपने प्राइस में कंफ्यूजन है वही इसके लिए जाता है. बाकी जिसके लिए पहले से प्राइस पता है जिसको, वो किसके लिए जाएगा? जो हमारा फर्स्ट मेथड था फिक्स्ड प्राइस मेथड, उसके साथ में वो जाता है. ठीक है, तो ये हमने किया था. नेक्स्ट हमने मेथड देखा पब्लिक ऑफर का, उसमें था आईपीओ. आईपीओ क्या बताया? कोई भी कंपनी
पब्लिक कंपनी हो, वो फर्स्ट टाइम अगर क्या करती है, मार्केट में शेयर लॉन्च करती है फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, तो उससे क्या बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ में हमने क्या देखा था, फर्स्ट टाइम कंपनी क्या इश्यू कर रही है, शेयर इशू कर रही है, लॉन्च कर रही है, किसके सामने, जनरल पब्लिक के सामने, ठीक है, सो दैट दे कैन सब्सक्राइब द शेयर। बिफोर आईपीओ अ कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। अगर कंपनी आईपीओ इशू नहीं कर रही है तो उसके पहले क्या थी, वो लिस्टेड नहीं थी, मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं थी, उसका स्टॉक एक्सचेंज में नाम नहीं था, और आईपीओ के बाद उसका नाम स्टॉक एक्सचेंज में आ जाता है। अच्छा, फायदा क्या होता है इससे, जब आपका नाम स्टॉक एक्सचेंज में आ जाता है ना, तो डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हो जाता है कि नहीं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां पर बायर और सेलर दोनों आ सकते हैं शेयर के परचेस और सेल के लिए। तो फिर फायदा क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई में इंक्रीज होने की वजह से इसके प्राइस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, मतलब शेयर में डीलिंग इंक्रीज हो जाती है, बराबर है। तो आईपीओ देख लिया। अच्छा, उसके बाद कभी अगर कंपनी को शेयर इशू करना हुआ सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, या जो भी नेक्स्ट टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्दर पब्लिक ऑफर। ओके, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। ऐसा कब होता है, अब यहां पर हम लोग जनरल पब्लिक को शेयर नहीं दे रहे हैं, ये पार्ट बी में हम लोग आ गए, जहां पर हम लोग शेयर किसको देना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, हमारे जो ओल्ड शेयर होल्डर हैं हम उनको ही अपने शेयर देना चाहते हैं, बराबर है। तो इसको बोला गया है इश्यू ऑफ शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, और इसमें दो टाइप आ गए। कौन से दो टाइप आ गए, एक पहला राइट इश्यू और दूसरा बोनस शेयर। राइट इश्यू क्या होता है, हम अपने ही शेयर होल्डर को बोलते हैं कि अगर आपको शेयर चाहिए तो कंपनी एक्स्ट्रा शेयर मार्केट में इश्यू करने जा रही है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगा। फायदा क्या है, मार्केट प्राइस से कम प्राइस में हम आपको देंगे। दूसरी चीज, ये रेशियो बेसिस पे होगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा, ऑलरेडी आपके पास जितने शेयर हैं उसके प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा, मतलब ये अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है ना, लिमिटेड है। एग्जाम्पल जैसे आपको बताया गया रेशियो है 5:2, तो अगर आपके पास 5 शेयर है इक्विटी शेयर, तो आपको कितने शेयर फ्री नहीं मिलेंगे, सॉरी, आप कितने शेयर परचेस कर सकते हो एज राइट इश्यू, तो 2 शेयर और आप परचेस कर सकते हो। ये समझ में आया आपको, तो यहां पर लिमिट रखा हुआ है कि कितने शेयर आपको परचेस करने का अधिकार है। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि आपको मिलता है राइट टू रेनाउंस। राइट टू रेनाउंस, रेनाउंस के बारे में हमने देखा था। राइट टू रेनाउंस का मतलब अगर आप परचेस नहीं करना चाहते ये शेयर, तो आप ये किसी और को डायरेक्टली सेल कर सकते हो विदाउट परचेसिंग, बिना परचेस किए। ये जो अधिकार है, आपने अपना अधिकार किसी और को दे दिया, तो आपकी जगह पे दूसरा पर्सन उस शेयर को परचेस कर सकता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं राइट टू रेनाउंस। नाउ कम टू बोनस इश्यू। इसके पहले भी हम लोग बोनस इश्यू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो हमको पता है बोनस इश्यू क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, बोनस, है ना, तो यहां पर क्या हो जाता है, बोनस का मतलब क्या हो जाता है, समथिंग एक्स्ट्रा विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम इसका कुछ अलग से पैसा नहीं दे रहे, दैट मीन्स इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बोल सकते हैं इसको, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, किसको दे रहे हैं, टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, तो उसको ही मिलेगा जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। तो ये रेशियो में मिलता है, जैसे राइट इश्यू की बात की थी उसी तरीके से ये भी मिलेगा आपको, बट फर्क क्या है, ये फ्री में मिलेगा, राइट इश्यू हमको फ्री में मिलता नहीं है, ठीक है। यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनीज इश्यू बोनस शेयर। ऑब्वियस है, जिस कंपनी के पास अच्छा खासा फाइनेंस होगा, है ना, रिजर्व्स होगा, क्लॉकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट होगा, वही कंपनी बोनस दे सकती है, क्योंकि बोनस देने का मतलब ही होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जब तक आप कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं करते तब तक आप बोनस कैसे दे सकते हो, और उसके पास, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होना चाहिए, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए, है ना, रिजर्व होगा तो ही हम बोनस दे सकते हैं। तो जो फाइनेंशियली साउंड कंपनी है, कौन सी कंपनी, फाइनेंशियली साउंड कंपनी का मतलब क्या हो गया, जो फाइनेंशियली हेल्दी है, अच्छा खासा पैसा है उसके पास, वही क्या इश्यू कर सकती है, बोनस दे सकते हैं आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और रिजर्व।
ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा गया है, ऐसे प्रॉफिट में से, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व्स, ठीक है, तो वहां से बोनस इश्यू किया जा सकता है। हेंस एज द प्रॉफिट और रिजर्व्स आर कैपिटलाइज्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व। तो इसी को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व। क्या प्रोविजन है, कैसे आप कर सकते हो, तो प्रोविजन देखते हैं, लॉ में क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी कैन इशू बोनस शेयर ओनली आउट ऑफ, तो आप कहां से बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, तो तीन जगह से कर सकते हैं। पहला है फ्री रिजर्व, दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम, और तीसरा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहां से हम लोग बोनस इशू कर सकते हैं। तो ये क्या मतलब हो गया फ्री रिजर्व? फ्री रिजर्व मतलब ऐसा प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। फ्री रिजर्व का मतलब ऐसा प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट जो हम लोग जिसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, मतलब हम लोग ने कोई फिक्स्ड चीज रखी हुई नहीं है कि नहीं। एग्जाम्पल, जैसे कंपनी कुछ सेविंग कर रही है, सपोज कंपनी ने फंड क्रिएट किया, बिल्डिंग फंड, रिजर्व फॉर बिल्डिंग फंड। अभी नाम से ही समझ में आता है कि ये जो फंड क्रिएट किया वो स्पेसिफिकली किसके लिए क्रिएट किया गया है, बिल्डिंग के लिए किया गया। तो इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रिजर्व। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रिजर्व फॉर बिल्डिंग। तो ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसका पैसा आप बोनस देने में यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर उधर लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, क्या लिखा हुआ है? जनरल रिजर्व, या सिर्फ रिजर्व लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? फ्री रिजर्व। मतलब ये ऐसा रिजर्व है जिसका पैसा कंपनी कहीं पर भी यूज कर सकती है। दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? जो भी सिक्योरिटी कंपनी मार्केट में इश्यू कर रही है और उसका प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रही है। क्या चार्ज कर रही है? प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रही है। एग्जांपल, कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर रही है और उसका जो शेयर का फेस वैल्यू वो 10 रुपीज है। कितना है? 10 रुपीज। अब कंपनी जो मार्केट में शेयर इशू कर रही है तो उसका इशू प्राइस उसने रखा है 50 रुपीज। कितना रखा है? 50। तो 10 रुपीज तो क्या था? फेस वैल्यू था। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा 40 रुपीज ले रही है ना, उसको क्या बोला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये जो एक्स्ट्रा फंड आया है कंपनी के पास, इस फंड से भी कंपनी क्या दे सकती है? बोनस दे सकती है। क्या दे सकती है? बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं। हम यहां पर शेयर की बात करें, बोनस शेयर, फ्री शेयर किसको दे रहे हैं? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। और कौन सा पैसा यूज कर सकते हैं? थर्ड है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व? तो यहां पर देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। CRR या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व account is an account in which a company transfer part of its profit to be used for specific purpose. For example, issue of bonus share. तो ये CRR ये ऐसा है जो हम लोग ने स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि बोनस शेयर, मतलब आपने स्पेसिफिकली CRR बनाया था बोनस देने के लिए, तो आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो बोनस के लिए। समझ में आ गया? तो पहला क्या था? फ्री रिजर्व। दूसरा क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम, या ऐसा CRR जो बोनस देने के लिए बनाया गया है, वहां से आप पैसे का इस्तेमाल बोनस शेयर इशू करने के लिए कर सकते। पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या लिखा हुआ है? अ कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर only out of reserve created by revaluation of asset. A company cannot issue bonus. Cannot लिखा है देखो, कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। कहां से नहीं कर सकती? ऐसा रिजर्व ओनली आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। ऐसा रिजर्व क्रिएट हुआ है जो असेट की रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है। मतलब क्या है? एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक लैंड परचेज किया था जो बदलापुर में है, और कब परचेस किया था? आज से 20 ईयर्स बिफोर वो लैंड परचेस किया गया था 20 लाख रुपीस का। कितने का? 20 लाख रुपीस का, ठीक है। अच्छा, आज से 20 साल पहले परचेस किया गया था, और 20 साल बाद आज जब उसका रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन मतलब रिकैलकुलेट कर रहे हैं कि आज उसका वैल्यू क्या है। तो 20 साल के बाद ऑब्वियसली उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो जो 20 लाख का था, आज 20 साल के बाद, मैं एक ऐसे ही सिंपल एप्रिसिएशन ले लेता हूं कि उसका जो अमाउंट है वो 80 लाख रुपीस का हो गया। कितना हो गया? 80 लाख रुपीस। तो कितना बेनिफिट है इसके अंदर? फायदा कितना हुआ? 80 माइनस 20 कितना हो गया? 60 लाख। मतलब 60 लाख रुपीस से वो एप्रिशिएट हुआ है।
तो ये जो एप्रिसिएशन हुआ 60 लाख रुपीज से, क्या ये 60 लाख रुपीज का बोनस इशू किया जा सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये हमको कैश में हुआ नहीं है। लैंड का वैल्यू एप्रिशिएट हुआ है, लेकिन अभी तक हमने लैंड को बेचा क्या? नहीं। हमारे हाथ में 60 लाख का कैश है क्या? नहीं, अभी तक पैसा आया नहीं है। तो यहां पर यही बोल रहे हैं कि अगर ओनली आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, ऐसा रिजर्व क्रिएट हुआ है जो असेट के रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ हो, जो कैश में नहीं हुआ है, तो यू कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर फॉर दैट। आप बोनस शेयर इश्यू कर सकते नहीं हो। ठीक है, फिर से देखो वही बात बोली, कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर कब? इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। डिविडेंड के बदले में, डिविडेंड के बदले में आप बोनस शेयर नहीं दे सकते। एग्जाम्पल, आपको ह्यूज प्रॉफिट हुआ था और आपका टाइम आ गया था कि आप शेयर होल्डर को क्या दें? डिविडेंड दें। लेकिन आपने अनाउंस किया एक काम करते हैं शेयर होल्डर, इस साल हम आपको डिविडेंड देने की जगह ना बोनस शेयर देंगे। चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। बोनस देना है ना तो आपको अलग से देना पड़ेगा, डिविडेंड तो मिलना ही चाहिए। अलग से आपने डिविडेंड बोला है तो वो हमारा अधिकार हो जाता है ना। आप पहले बोलेंगे डिविडेंड देंगे और बाद में डिविडेंड ना देकर के उसकी जगह क्या दे रहे हो? बोनस शेयर दे रहे हो, ऐसा चलेगा नहीं। तो क्या बताएं यहाँ पर? डिविडेंड के बदले में आप बोनस दे सकते नहीं हो। कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। वंस द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस शेयर इज मेड, एक बार आपने अनाउंस कर दिया कि बोनस शेयर मिलेगा, और किसने अनाउंस किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंस किया। इट कैन नॉट बी देन विड्रॉन, आप फिर से उसको वापस नहीं ले सकते, है ना। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, अब वो अपने आप की भी नहीं सुन सकते चेंज करने के लिए। ये बात समझ में आई ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक बार अनाउंस कर दिया, किसने अनाउंस कर दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक बार अनाउंस कर दिया, तो अब वो अपने वर्डिंग से पीछे हट सकते नहीं है, उनको बोनस देना पड़ेगा। और बोनस किस पे देंगे? बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर। बोनस शेयर पार्टली पेड नहीं होगा, मतलब आपको उसके ऊपर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे करना नहीं है। बोनस का मतलब ही होता है फ्री, ठीक है ना। तो बोनस शेयर हमेशा क्या होते हैं? फुल्ली पेड अप होते हैं, आपको उसके ऊपर कुछ अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर 10 रुपीज का शेयर हमारा है तो वो फुल्ली पेड अप होगा, कंपनी उसके ऊपर आपसे पैसा मांग सकती नहीं है, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप हो गया। शेयर होल्डर कैन नॉट रिनाउंस। अच्छा, जैसे हमने देखो राइट टू इश्यू में देखा था, राइट इश्यू में क्या था? राइट टू रिनाउंस था, वहां पर बिना खरीदे आप उसको बेच सकते थे किसी और को। इसमें ऐसा नहीं है, कैन नॉट रिनाउंस। आप अपना बोनस किसी और को दे सकते नहीं हो। अपना जो बोनस का अधिकार है, राइट है, आप वो किसी और को नहीं दे सकते हो। दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर टू अनदर पर्सन, ठीक है ना। यू कैन नॉट रिनाउंस। देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। बोनस के टाइम पे देखो फ्री, और फ्री शेयर को कोई ना बोलता है क्या? नहीं। तो इसमें कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन जैसा क्राइटेरिया नहीं है, सब लोग लेने वाले ही हैं। इनफैक्ट इसमें कोई ना बोलेगा नहीं, सबको बोनस मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो किसको प्रॉब्लम है? सबके सब ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया नहीं। ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया, पार्ट सी, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना काम करते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना खुद का कुछ ड्रीम होता है, कुछ उसको बनना होता है, कुछ कंप्लीट करना होता है। बट क्या होता है, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं और किसी को अपॉइंट करते हैं, तो वो व्यक्ति अपने ड्रीम्स को छोड़ करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है कि नहीं। और उसका जो टोटल लाइफ पीरियड है, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को देता है। तो इन रिटर्न हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी उस एम्प्लॉय के बारे में सोचना चाहिए, है ना। अभी एक दिन में 24 आवर्स उसको मिल रहे हैं, और 24 आवर्स में से 8 to 10 आवर्स, कहीं कहीं पे 12 to 14 आवर्स भी एक पर्सन कहां पे दे रहा है? ऑफिस में या अपने वर्क पे दे रहा है ना। तो अपने फैमिली से ज्यादा टाइम तो वो कहां पे दे रहा है? ऑफिस में दे रहा है या अपने जॉब पे दे रहा है। तो हम अगर किसी को जॉब पे रखते हैं, हम अगर किसी को अपॉइंट करते हैं एज एन एम्प्लॉय, तो हमको उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए। और इसी कॉम्पनसेशन के लिए ये आगे की स्कीम्स हमने लॉन्च की है। तो क्या क्या स्कीम है? हम कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। इसके बारे में देखेंगे क्या लिखा है, देखो, अ कंपनी कैन रेज फंड्स बाय ऑफरिंग शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एज फॉलो। तो कंपनी क्या कर सकती है, फंड्स रेज कर सकती है अपने एम्प्लॉय को शेयर्स दे करके। पहला है ईसॉस। ईसॉस का फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, अंडर दिस स्कीम परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर or officer of the company or its holding company or subsidiary company are offered the benefit or right to purchase the equity share of the company at a future date at a predetermined price। क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, पहली चीज यहां पर क्या बताया, परमानेंट एम्प्लॉय। क्या बताया, परमानेंट एम्प्लॉय। जो कौन हो सकता है, जो डायरेक्टर हो सकता है, जो ऑफिसर हो सकता है। कहां का डायरेक्टर ऑफिसर हो सकता है, हमारी कंपनी का हो या होल्डिंग कंपनी का हो या सब्सिडरी कंपनी का हो, ठीक है ना। होल्डिंग कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिन्होंने हमारे कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर परचेस किए हैं। सब्सिडरी कंपनी मतलब हमने जिस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेस किए, वो कंपनी हमारे लिए क्या हो गई, सब्सिडरी। तो वहां का डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो, या हमारे होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर हो या ऑफिसर हो या परमानेंट एम्प्लॉय हो, उसे हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। क्या ऑफर करते हैं, बेनिफिट और राइट टू परचेज इक्विटी शेयर। उसको एक अधिकार दिया जाता है कि वो इक्विटी शेयर परचेज कर सकता है ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, जिसका प्राइस पहले से फिक्स होगा। मतलब सपोज हमने 1 साल का पीरियड दिया उसको कि 1 साल बाद आप इतने शेयर परचेज कर सकते हो। तो ये क्या हो जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एनकरेजेस एम्प्लॉय एज दे फील प्राउड टू बी ओनर्स। उनको बहुत ही प्राउड फीलिंग होता है, गर्व महसूस होता है कि वो क्या बनने जा रहे हैं, ओनर्स बनने जा रहे हैं of the company for which they are working, and company also benefit as it can retain good employee। और इसको देकर के कंपनी क्या करती है, जो अच्छे एम्प्लॉय होती है उनको अपने से जुड़ा रख सकती है, वो हमें छोड़कर जाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को ओनर महसूस कर रहे हैं, एक गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, है ना, तो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। बेसिकली क्या है, बेसिकली ऐसा है कि जैसे कि मैंने बताया, एम्प्लॉय रात दिन क्या करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, इतना जी तोड़ मेहनत करता है, और लास्ट में उसको मिलता क्या है। कोई एम्प्लॉय हमारे लिए ज्यादा काम क्यों करे, देखो एक स्टेज होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, पैसा चाहिए रहता है ना। आपने देखा है स्टार्टिंग में क्या होता है, उसको ग्रोथ मिलता है हर साल 10%, 15% का, 12% का इंक्रीमेंट होता है, तो वो ज्यादा काम दिल लगा के करता है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आ जाता है ना, तो वो सोचता है कि नहीं, मेरे को फैमिली को ज्यादा टाइम देना चाहिए, ऑफिस में क्या रखा है कि नहीं। तो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रखने के लिए, क्योंकि देखो एम्प्लॉय है या वर्कर है, वो बोलेगा मैं कितनी भी मेहनत करूं, मेरे को तो यहां से क्या मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाला है, मेरे को तो फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम उसको ओनर बना दें, क्या बना दें, ओनर बना दें। ओनर मतलब कैसे बनेगा ओनर, अगर हम उसको इक्विटी शेयर दे दें तो फायदा क्या होगा, वो भी मीटिंग अटेंड कर सकता है जैसे शेयर होल्डर अटेंड करते हैं, वो भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो भी वोट कर सकता है, उसको खुद लगेगा कि ये मेरी कंपनी है ना, एक अपनेपन की भावना आएगी, और डिविडेंड भी मिलेगा। मतलब उसका एक इनडायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा कि जितना ज्यादा मैं मेहनत करूंगा कंपनी को उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी को जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा मुझको सैलरी तो मिल ही रही है, मेरे को वेजेस तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ मेरे को डिविडेंड भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैं ओनर भी हूं, है ना। तो ऐसा करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, ये स्कीम लॉन्च करती है। लेकिन ये एक टाइप का क्या है, आपने वो कहावत सुनी है ना, गधे या घोड़े को गाजर दिखाना, है कि नहीं। अभी गधे को खींच करके लेकर के जाने से अच्छा आपने देखा होगा, छड़ी में एक गाजर बांध दो, एक कैरेट जो होता है उसके सामने लटकाओ, वो गधा खाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। तो ये कुछ उस टाइप का भी होता है। कैसे, सपोज कुछ एम्प्लॉय अपना माइंड सेट कर रहे हैं कि हम लोग को ना क्या करना है, इस दिवाली में बोनस अपना मिलेगा ना तो हम लोग छोड़ के चले जाएंगे, हमको ये कंपनी पसंद नहीं है, हम इतना मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा है वैसा है ना। कुछ एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉय लेकिन अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं,
तो ऐसे एम्प्लॉय को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम आपके लिए ईसॉस लेकर के आ रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अगर आप 1 साल अच्छे से काम करें तो 1 साल के बाद कंपनी आपको ऑफर करेगी हमारी कंपनी का इक्विटी शेयर, और वो भी कम प्राइस में, मार्केट प्राइस से कम प्राइस में आप उसको क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो जो एम्प्लॉय हमें छोड़ के जाने वाले थे ना, इसको देख करके इस लालच में रुक जाएंगे। हमने अभी उनको शेयर नहीं दिया, हमने उनको बोला ये फ्यूचर डेट पे मिलेगा। कब मिलेगा? एट फ्यूचर डेट, एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, पहले से जो प्राइस फिक्स है, लेकिन कब मिलेगा? आज नहीं मिलेगा, फ्यूचर डेट, हो सकता है 1 साल के बाद मिले। और तब तक हम आपको ऑब्जर्व करेंगे आप बराबर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब वो स्टॉक देखो, मार्केट प्राइस तो उसका हाई होगा, सपोज 600 रुपीज का शेयर इनको 300 में देने की बात चल रही है, तो उनके भी मन में लालच होगा ना कि ये शेयर मेरे को मिल जाएगा तो मेरा फायदा हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे? दिल लगा के काम करेंगे, 1 साल बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है एट द एंड ऑफ द ईयर उनको क्या मिलने वाला है? इक्विटी शेयर मिलने वाला है। तो आई बात समझ में सबको? तो रीड कर लेते हैं इसको अच्छे से। ESOS encourages employees as they feel proud to be owners of the company for which they are working, and company also benefits as it can retain good employee। तो कंपनी को भी अच्छा लगता है कि वो अच्छे एम्प्लॉयज को इसके बहाने रोक सकते हैं, और एम्प्लॉय को भी अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है कि हम कंपनी के क्या बन गए? ओनर बन गए। ठीक है। नाउ सी द प्रोविजंस। प्रोविजंस किसका प्रोविजन देख रहे हैं हम लोग? ईसॉस का। हाँ, शॉर्ट में इसको क्या बोल रहे हैं? ईसॉस। तो क्या प्रोविजन है इसका? प्रोविजन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इशू। आप कैसे इशू कर सकते हो? तो इशू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अ कंपनी में ऑफर द शेयर डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय और थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। वो चाहे तो खुद का खुद एम्प्लॉय को दे दे, या एक ट्रस्ट बनाए पहले और ट्रस्ट के थ्रू एम्प्लॉय को दे, डिपेंड करता है उनकी जैसी इच्छा। ठीक है, डायरेक्टली देना है तो डायरेक्टली एम्प्लॉय को दे दो, या एक ट्रस्ट बनाओ पहले और ट्रस्ट के थ्रू फिर एम्प्लॉय को दो। बी, द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन देयर मार्केट प्राइस। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस में आपको, आपको मतलब एम्प्लॉय को, वर्कर को क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा, मार्केट प्राइस से कम प्राइस में मिलेगा। ठीक है। नंबर 3, देर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। कम से कम 1 साल तो वेट करना पड़ेगा जब से ये अनाउंस हुआ है। वेस्टिंग पीरियड मतलब गैप, गैप बिटवीन डेट ऑफ अनाउंसमेंट टू द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। जब भी अनाउंस किया गया ना, वहां से जब आपको शेयर मिलेगा उसके बीच में 1 साल का गैप होगा। हाउ मेनी ईयर्स? एटलीस्ट। हाँ, कोई कंपनी 2 साल 3 साल रखना चाहती है तो भी रख सकती है ना। कोई कंपनी बोलेगी नहीं हम आपको शेयर 3 साल के बाद इशू करेंगे, उनकी मर्जी, लेकिन कम से कम 1 साल का गैप तो होना चाहिए। किसके बीच के गैप की बात करें हम लोग? जब ये स्कीम अनाउंस किया और जब ये शेयर देंगे, तो ये दोनों पीरियड के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। देखो लिखा हुआ है, पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय यूजेस हिज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर शेयर दैट हैज बीन ग्रांटेड टू हिम। हमने उनको क्या दिया है? एक ऑप्शन दिया है। हम बोलते हैं 1 साल का पीरियड आपके पास है, सोच लो, आपको खरीदना रहेगा तो खरीदना, कोई कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि हम फ्री में तो नहीं दे रहे हैं, आपको इसका पेमेंट करना है। तो आप 1 साल सोच लो कि आपको ये शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो इसके लिए हम 1 ईयर का उनको वेस्टिंग पीरियड देते हैं। ठीक है। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड। यूजुअली क्या होता है? कंपनी एक लॉक इन पीरियड रखती है। ठीक है। पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन नॉट सेल हिज शेयर। ऐसा पीरियड जिस पीरियड में कंपनी अपना शेयर सेल नहीं कर सकती। Lock-in period is minimum 1 year between grant of option and vesting. Lock-in period is minimum 1 year. Lock-in period कम से कम क्या होता है? 1 साल का होता है, कम से कम। हाँ, ज्यादा रखना है तो कंपनी ज्यादा भी रख सकती है। बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग पीरियड, इसके जो बीच का पीरियड है, ग्रांट ऑफ ऑप्शन और वेस्टिंग पीरियड, तो 1 साल का कम से कम पीरियड रहता है लॉक इन के लिए। अच्छा, लॉक इन क्या होता है? मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपको मालूम है महाराष्ट्र जैसे इलाके में बहुत जगह पर रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। मतलब क्या होता है? जो स्लम एरियाज हैं उसको, जो स्लम एरिया में हाउसेस होते हैं, उन हाउस को क्या कर दिया जाता है? तोड़ करके वहां पे एसआरए बिल्डिंग बनाती है, और
जो एक रेसिडेंशियल एरिया क्रिएट करके वहां के लोगों को देती है कि नहीं। अच्छा, इससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये है कि स्लम्स कम से कम होने चाहिए, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए, है कि नहीं, और कम स्पेस में ज्यादा लोगों को जगह मिल पाए, ऐसा एक अरेंजमेंट हो सके। तो एसआरए क्या प्रोवाइड कर रही है? बिल्डिंग में रूम फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बराबर। अच्छा, लेकिन देखा क्या गया बहुत जगह पर, जब ये ऐसा वर्क स्टार्ट हुआ ना, तो ये जो स्लम में रहने वाले लोग हैं ना, उनको इसकी हैबिट नहीं होती है, सारे दरवाजे बंद रहते हैं, नेबर्स कभी आते जाते नहीं है, बात नहीं करते हैं बहुत, फिर धीरे धीरे मतलब ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं, सब अपने घर में बंद है। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, उन्होंने जब तक वो स्लम में थे उन्होंने कभी मेंटेनेंस वगैरह पे नहीं किया था, अभी उनको मेंटेनेंस भरना पड़ता है कि नहीं। उनको एक रेंट के जैसा लगता है, खुद के घर में रेंट दो 1000 रुपीज 1500 रुपीज, तो क्या हो जाता है? रेंट हो जाता है। रेंट मतलब इन द सेंस मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये रूम है ना सेल कर देते हैं, और फिर से दूसरी जगह जाकर के, दीवा जैसा इलाका है, बदलापुर जैसा इलाका है, जो थोड़ा मुंबई से दूर का इलाका है, वहां पे लोग क्या करते हैं, फिर से स्लम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्लम बनाते हैं। अब ये एसआरए ने प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया था? ताकि स्लम एरिया कम से कम हो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको एसआरए में फ्लैट मिलने के बाद ये जो पुअर फैमिलीज है वो लोग क्या करते हैं, इसको सेल कर देते हैं और कम पैसे में जाकर के वापस से स्लम में रहने लगते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या कर दिया जाता है, उसमें 10 ईयर्स का लॉक इन पीरियड रखते हैं। 10 ईयर्स का लॉक इन पीरियड मतलब जब से ये एसआरए ने आपको बिल्डिंग बना करके दी है, रेसिडेंशियल एरिया दिया है या कोई रेसिडेंस दिया है, इसके 10 साल तक आप इसको सेल कर सकते नहीं है लीगली। फॉर 10 ईयर्स यू कैन नॉट सेल दैट प्रॉपर्टी। तो ये क्या लॉक इन पीरियड? क्यों? एसआरए आपको ओनर बनाना चाहती है रेसिडेंशियल एरिया का, ना कि वापस से आपको स्लम में भेजना चाहती है। एसआरए चाहती है स्लम खत्म हो जाए, कम हो जाए, है ना। तो ये इसका एग्जांपल है लॉक इन पीरियड का। वैसे ही हमारी कंपनी क्या चाहती है, हमारी कंपनी आपको ओनर बनाना चाहती है। आप तो वर्कर हो ही, एम्प्लॉय हो ही, नो डाउट, बट आपको उसके साथ क्या बनाना चाहती है? वो ओनर बनाना चाहती है। लेकिन आप बोलोगे अरे बहुत अच्छी चीज है, 800 वाला शेयर 400 में मिल रहा है, मैं इसको तुरंत बेच दूंगा, प्रॉफिट मेरा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर कंपनी का कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। तो कंपनी क्या करेगी, लॉक इन पीरियड रख देगी कि आप ये शेयर 1 साल तक या 2 साल तक या 3 साल तक सेल कर सकते नहीं हो। मिनिमम लॉक इन पीरियड कितना है? 1 ईयर का है, ठीक है। मिनिमम लॉक इन पीरियड इज फॉर 1। पॉइंट नंबर ई, shares issued under this scheme does not enjoy any dividend or voting right till the employee buys the share। तो ये जो वेस्टिंग पीरियड चल रहा है, कौन सा पीरियड चल रहा है? वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड मतलब एम्प्लॉय को टाइम दिया गया डिसाइड करने का कि आप ये शेयर खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, है ना। तो इस स्कीम के तहत आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने शेयर खरीदे ही नहीं ना, आप तो वेस्टिंग पीरियड में हो। आपको शेयर कब मिलेगा? आफ्टर ईयर, 1 ईयर के बाद। तो जब आप इसको परचेस करोगे तब आप शेयर होल्डर बनोगे और तब जाके आपको वोटिंग राइट मिलेगा। मतलब जब तक ये वेस्टिंग पीरियड में है तब तक आपके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, आपको कोई डिविडेंड मिलने वाला नहीं। कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू ईसॉस। यस, जो मालिक है उसको तो पूछना पड़ेगा। मालिक कौन है? शेयर होल्डर, है ना। तो शेयर होल्डर के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी कि भाई आप शेयर होल्डर हो, तो आपके जैसे हम लोग कुछ और लोगों को क्या बनाने जा रहे हैं? शेयर होल्डर। और वो कौन है? वो हमारे ही एम्प्लॉय हैं, हमारे ही वर्कर हैं जो परमानेंट है। तो अगर हमारे शेयर होल्डर हमको अप्रूव करते हैं तो ही हम ईसोस इशू कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट इशू ईसॉस, ठीक है। तो पहले क्या लेना पड़ेगा हम लोग को? शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर इज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन। हो भी कैसे सकता है? हम आपको ओनर बनाना चाहते हैं, आप ये ऑप्शन किसी और को ट्रांसफर कर सकते नहीं हो। जैसा देखो राइट इश्यू में हुआ था, राइट इश्यू में क्या कर सकते थे? रिनाउंस। लेकिन यहां पर आप रिनाउंस कर सकते नहीं हो, आप अपना शेयर किसी और को सेल कर सकते नहीं हो, ठीक है। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन, नॉर कैन ही प्लेज और मॉर्गेज द शेयर इशूड अंडर ईसॉस। ना ही वो इसको कहीं पर गिरवी रख सकता है, मॉर्गेज रख सकता है, प्लेज रख सकता है। ना किसी को बेच सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है, ना ही मॉर्गेज रख सकता है ना। जब तक लॉक इन पीरियड है, जब तक वेस्टिंग पीरियड है, तब तक ये कुछ कर सकता नहीं है।
कंपनी हैज टू सेट अप कॉम्पनसेशन कमिटी। कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन कमिटी बनाना पड़ेगा। ये क्या कमिटी क्या डिसाइड करती है? तो सपोज ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, हमारे कंपनी में एक एग्जांपल लेता हूं, वी हैव टोटल 12 डायरेक्टर्स। हाउ मेनी? 12 डायरेक्टर्स। अब इस 12 डायरेक्टर्स में से हमने क्या किया, 3 डायरेक्टर्स को एक कमिटी बना करके दे दी, नोन एज कॉम्पनसेशन कमिटी। अब ये लोग ना कैलकुलेशन करेंगे कि कितने एम्प्लॉयज को कितना शेयर देना है, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना। तो ये लोग यहां पर ये डिसाइड करेंगे। तो एडमिनिस्टर ईसॉस, कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी, और सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है रिलेटेड टू ईसॉस, वो उसको फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था, पॉइंट ए टू एच, ये जब कंप्लीट होगा तो ही कंपनी क्या कर सकती है, ईसॉस स्कीम लॉन्च कर सकती है, अदरवाइज कंपनी ईसॉस दे सकती नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम। थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है। इसके पहले क्या था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, उसमें ऑप्शन था, इसमें क्या है, परचेस, है ना। तो फर्क क्या है? Under this scheme, the company offers equity share to its employee at a discounted price, which they can buy at a future date. सेम तो लग रहा है, वहां पर भी एम्प्लॉय का था, यहाँ पर भी एम्प्लॉय को है, वहां पर भी डिस्काउंटेड था, यहाँ पर भी डिस्काउंटेड है, वहां पर भी फ्यूचर प्राइस में था, यहाँ पर भी फ्यूचर प्राइस में है ना। The company deducts a certain amount from the salary of the employee towards the payment of the share. ये फर्क है इसके अंदर, ये डिस्टिंग्विश है। वहां पर हमने ऐसा नहीं देखा था कि कंपनी सैलरी से अमाउंट डिडक्ट करेगी, लेकिन यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि कंपनी आपको शेयर देगी फ्यूचर डेट पे, बट उसका पैसा आपसे डायरेक्ट नहीं लेगी, आपके सैलरी में से थोड़ा थोड़ा कट करती रहेगी। दूसरा फर्क क्या है, वहां पर हमने देखा था परमानेंट एम्प्लॉय, बट यहां पर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट परमानेंट एम्प्लॉय, दे हैव जस्ट सेड एम्प्लॉइज, है ना। तो कोई भी एम्प्लॉय जो शेयर परचेस करना चाहता है, उसको हम डिस्काउंटेड प्राइस पे क्या देंगे, शेयर देंगे। कब देंगे? फ्यूचर प्राइस में। कब देंगे? फ्यूचर डेट पे, फ्यूचर प्राइस में। ठीक है, जो प्रीफिक्स प्राइस रहेगा उस पे हम देंगे। और क्या, ये पैसा डायरेक्टली उससे नहीं मांगा जाएगा, उसके सैलरी से थोड़ा थोड़ा डिडक्ट होते जाएगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन। ऐसा करना है तो क्या प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा? ए टू ई, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। ऑब्वियसली अलग अलग जो कैटेगरी है, डायरेक्टर के लिए अलग शेयर होगा, सेक्रेटरी के लिए अलग शेयर होगा, जो ब्रांच मैनेजर है उसके लिए अलग शेयर होगा, है कि नहीं। तो जैसे जैसे आपका स्टेज या आपका पोस्ट कम होते जाता है, उसके हिसाब से आपका जो कैपेसिटी है शेयर का, वो भी कम कर दिया जाएगा। तो डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। अलग अलग आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपके पोस्ट के हिसाब से, आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से आपको शेयर दिया जाएगा। जो लो डेजिग्नेशन वाला होगा उसको कम शेयर दिया जाएगा, जो हाई डेजिग्नेशन वाला होगा उसको ज्यादा शेयर दिया जाएगा। ठीक है, शेयर इशू थ्रू ईपीएस, सॉरी ईएसपीएस शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। जो शेयर हम लोग इसके थ्रू इशू कर रहे हैं ना, उसको स्टॉक एक्सचेंज में तुरंत क्या करना चाहिए, लिस्टिंग करवा देना चाहिए, मतलब रजिस्टर करवा देना चाहिए। तो स्टॉक एक्सचेंज में भी ये शेयर दिखने चाहिए। ठीक है, तो दो पॉइंट हमने देखा, पहला तो डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा, इमीडिएटली क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। थर्ड, ईएसपीएस शेयर विल हैव अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर लॉक इन पीरियड। कम से कम 1 साल का क्या होना चाहिए, लॉक इन पीरियड होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, इफ ईएसपीएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पब्लिक इश्यू। अगर ईएसपीएस पब्लिक इश्यू का पार्ट नहीं है तो 1 साल का लॉक इन पीरियड होना चाहिए। ठीक है, तो लॉक इन पीरियड के बारे में तो हमने पहले ही समझ लिया। लॉक इन पीरियड में क्या होता है, आप शेयर को सेल कर सकते नहीं हो, ना ही उसको कहीं पर प्लेज कर सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो, आप उसको कहीं पर किसी के पास गिरवी रख करके लोन नहीं ले सकते हो। ठीक है, कब तक, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, एटलीस्ट ना, कम से कम। कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ सेबी। सेबी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। किसको, कंपनी को। तो इश्यू करने के पहले ये ध्यान रखें कि सेबी ने इसके बारे में जो कहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, वो कंपनी को कंप्लीट करने पड़ेंगे। कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑफर ईएसपीएस। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे
और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है आपको पता है? स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब जहां पर 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन पास किया जाता है। तो हम लोग शेयर होल्डर से उनका अप्रूवल लेंगे, कंसेंट लेंगे कि हम लोग ईएसपीएफ इशू कर सकते हैं क्या, और ये कंसेंट कैसा होना चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होना चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। क्या है? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। एकदम मैं ना आपको शॉर्ट में विद इन 4 to 5 लाइन्स में समझा देता हूं, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। हमने अभी अभी क्या पढ़ा ऊपर? हमने ईसोप पढ़ा। क्या पढ़ा? ईसोप, या बोल सकते हैं ईसॉस। ईसॉस क्या था? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, और इसके बारे में हमको अच्छे से पता है। ईसॉस क्या होता है? हम अपने परमानेंट एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं? ऑप्शन दे रहे हैं कि 1 साल के बाद या जो भी पीरियड होगा, वेस्टिंग पीरियड के बाद, कंपनी आपको कुछ शेयर देना चाहती है जिसका प्राइस पहले से फिक्स होगा, अभी आपको प्राइस बता देंगे, और जो मार्केट प्राइस से कम प्राइस में आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो ये हमने उसको ऑप्शन दिया। अब सार्स देख रहे हैं। सार्स क्या है? सार्स सेम है, जो ईसॉस था वही क्या है? सार्स है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम यहां पर शेयर के बदले में ना उसको पैसे देंगे। हम उसको बोलेंगे कि फ्यूचर में जो भी शेयर का प्राइस होगा ना, उसका डिफरेंस हम आपको पे करेंगे। एग्जांपल, सपोज हमने अपने एम्प्लॉय को वादा किया कि हम हमारी कंपनी का शेयर आपको 400 रुपीज में देंगे। कितने में देंगे? 400 में। कब देंगे? 1 साल के बाद देंगे, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है। अब 1 साल खत्म होने के बाद वो जो शेयर है, शेयर का प्राइस 900 रुपीज हो गया। कितना हो गया? 900। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? हमने क्या वादा किया था, कितने में देंगे? 400 में, और प्राइस क्या हो गया अभी? 900। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 900 माइनस 400 कितना है? 500। तो ये जो 500 रुपीज एक्स्ट्रा है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट हम एम्प्लॉय को पे कर देंगे, कैश में देंगे। उसको हम उसको शेयर खरीदने नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमने आपको वादा किया था कि 400 रुपए का शेयर देंगे, और शेयर का प्राइस क्या हो चुका है? 900 हो चुका है, तो आपको 500 रुपए का फायदा होता है, कंपनी आपको 500 रुपीज दे रही है। बात समझ में आई क्या? इसी को बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। स्टॉक में जो एप्रिसिएशन हुआ है उसका अधिकार। Under this scheme, the employees are given right to receive appreciation in the value of specified number. देखो क्या लिखा है? Right to receive appreciation in the value of specified number of share of the company at a future date. तो हम क्या करेंगे? जो भी एप्रिसिएशन हुआ है, जो भी प्राइस बढ़ा है, उतना गैप उनको पे करेंगे। ठीक है। The company allots a specified number of stock appreciation right units that are linked to the value of the company's share on the date of allotment. अलॉटमेंट के दिन पे क्या करेंगे हम लोग? उनको यूनिट्स देंगे, उतना वैल्यू का यूनिट्स मिलेगा जो उनको पे करना है। On the relevant date, that is a future date, depending upon the appreciation in the value of share which are linked to the SAR units, the employee is paid the appreciation value in cash or through equity share. अब ये उनके ऊपर है, उनको कैश में लेना है या इक्विटी शेयर लेना है। समझा क्या? क्लियर है ये चीज? क्या बता रहे हैं? लिसन वंस अगेन, पुनः एकदा ऐका, फिर से सुनो। ये जो स्कीम है ये ईसॉस स्कीम के सिमिलर है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहां पर हम आपको कैश भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? कैश दे सकते हैं। अच्छा, कौन सा कैश देंगे आपको? डिफरेंस। डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एप्रिसिएशन, है ना? मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? आपको जो हमने वादा किया था कि फ्यूचर में जो भी प्राइस होगा हम ये शेयर आपको 400 में देंगे, तो 1 साल के बाद वो प्राइस कितना हो गया? 900। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वो जो डिफरेंस है 900 माइनस 400 कितना? 500 रुपीज का, 500 रुपीज ले लो पर शेयर, या तो आप इक्विटी शेयर ले लो, है ना? तो यही हमारा स्कीम है। SARS is the form of bonus compensation. ये एक टाइप का क्या है? बोनस कॉम्पनसेशन है, गिवन टू द एम्प्लॉइज इफ द कंपनी परफॉर्म्स वेल। अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, उसका मार्केट प्राइस बहुत अच्छा ग्रो हुआ, तो बोनस के रूप में, एक बोनस कॉम्पनसेशन के रूप में कंपनी डिफरेंस पे कर सकती है। ठीक है। द एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर। एम्प्लॉय को कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। कंपनी हैज टू गिव एम्प्लॉय अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 1 ईयर। इसमें जो वेस्टिंग पीरियड होता है कम से कम 1 साल का होता है, जिसमें एम्प्लॉय डिसाइड कर सकें कि उनको ये शेयर परचेस करना है या
नहीं करना है। देयर इज नो लॉक इन पीरियड फॉर सार्स, सार्स के लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैश की बात हो रही है, सीधा आप कैश ले सकते हो, तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। द इश्यू टू इश्यू सार्स, कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इसमें भी आपको शेयर होल्डर का क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। कैसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन से लेना पड़ेगा। ज्यादातर मतलब 3/4 मेजोरिटी इसके लिए हाँ बोलनी चाहिए। ठीक है। स्वेट इक्विटी, ये दो वर्ड जो लिखा ना, स्वेट, स्वेट मतलब क्या होता है, पसीना। स्वेट मतलब क्या होता है, पसीना। मराठी में क्या बोलते हैं पसीना को, एनीवन नोज, घाम सूखते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जो पसीना होता है कब आता है, जब आप बहुत मेहनत करते हो तब आता है। तो स्वेट इक्विटी ना उससे रिलेटेड है। ये जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में किसका हाथ है, प्रमोटर्स का। किसका, जो प्रमोटर, जो इनिशियल जो डायरेक्टर्स थे उनका हाथ है ना। तो हम चाहते हैं कि कंपनी को खड़ा करने में, एस्टेब्लिश करने में, उसको एक्सप्लोर करने में, एक्सपांड करने में जिन लोगों ने भी मदद की, हेल्प की है, हमारी तरफ से उनको एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर मिलना चाहिए। और जिसका नाम हमने क्या रखा, स्वेट इक्विटी रखा। नाम अलग है, वो इक्विटी शेयर ही, ठीक है ना। तो ये किसको दिया जा रहा है, रीड करते हैं। दिस आर शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय एट ए डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो किसको दिया जा रहा है, डायरेक्टर्स को दिया जा रहा है, या कोई बहुत अच्छे एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, या हम लोग बिना पैसे के किसी को ये शेयर दे रहे हैं। ठीक है, अदर देन कैश मतलब उसने कुछ और काम किया रहेगा हमारे लिए, तो पैसे की जगह हम उसको शेयर्स दे रहे हैं। इट इज इश्यूड इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। क्यों इश्यू किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत वैल्यूएबल कंसिडरेशन या कंट्रीब्यूशन हमारे लिए किया था। हमारे लिए मतलब किसके लिए, कंपनी के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है उन्होंने। ठीक है, जैसे कौन होता है, प्रमोटर, डायरेक्टर्स, उन्होंने कंपनी को एस्टेब्लिश करने में बहुत मेहनत की है। द कंपनी विच हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज प्रॉफिट, कंपनी को आपके योगदान की वजह से, आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, और इसी के स्वरूप में आपको क्या दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा शेयर दिया जा रहा है, जिसको क्या बोला जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर रैंक परिपासु विद इक्विटी शेयर। परिपासु का मतलब सेम रैंक होता है। जो ऑर्डर, जो डेजिग्नेशन इक्विटी शेयर को मिलेगा वही स्वेट इक्विटी शेयर को भी मिलेगा, मतलब दे आर एक्चुअली सेम, सिर्फ उसको एक अलग नाम दे दिया, स्वेट इक्विटी के नाम पे। ठीक है, These shares have in lock-in period for 3 years। इसके ऊपर कम से कम कितने साल का लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल। मतलब 3 साल तक आप इसको बेच नहीं सकते, किसी के पास मॉर्गेज नहीं रख सकते। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड में आप इसको बेच नहीं सकते हो। कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू सिक्योरिटी। तो यहां पर क्या होता है, पहली चीज तो लॉक इन पीरियड है, दूसरा ये शेयर देने के लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, किससे, शेयर होल्डर से। ठीक है, पुनः एकदा ऐका, स्वेट इक्विटी ये किसको इश्यू किया जाता है, तो ये हमारे जो प्रमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या अच्छे एम्प्लॉइज हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में, और जिनके वजह से इसके फलस्वरूप हमको ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो इसका बेनिफिट हम उसे भी स्वेट इक्विटी के रूप में देते हैं। किसको देते हैं, उस एम्प्लॉय को, उस डायरेक्टर को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो शेयर है इसके ऊपर कम से कम 1 साल 3 साल का क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है, 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, और इसे देने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गए सारे पॉइंट जो एम्प्लॉय से रिलेटेड थे।